हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सार किया था, गद्यांश सहित व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम उसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पाठ के अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, यानी कि हमें प्रेमचंद के बारे में क्या क्या बातें पता लगती हैं। उनके अनुसार प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है बहुत ही सीधा साधा था। उनके व्यक्तित्व में दिखावा नहीं था, यानी कि वो दिखावे से कोसों दूर थे। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी और की वस्तु मांगना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ था। उन्हें समझौता करना मंजूर नहीं था। ये परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे। किसी भी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना इनके व्यक्तित्व की विशेषता थी, यानी कि उन्होंने जो रास्ते में मुसीबतें आई थी उनका उन्होंने डटकर मुकाबला किया और अपनी जीवन जिया। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। यानी इनमें से कौन सी बात हमें ठीक लगी है जो पाठ के अनुसार आई है। तो पाठ के अनुसार आई है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। यानी पाठ में से कुछ पंक्तियां ली गई हैं, उनमें जो लेखक ने व्यंग्य किया है उस पर हमने प्रकाश डालना है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इसका भाव है कि जूते का आशय समृद्धि से है तथा जो टोपी है मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक होता है, क्योंकि आजकल की जो स्थितियां हैं उसमें इज्जत को समाज के समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। यानी कि जो लोग स्वाभिमानी होते हैं आजकल के जमाने में, उनको समाज में ऐसे लोगों के सामने अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। अगली पंक्ति है जिसमें निहित व्यंग्य को स्पष्ट करना है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते हो, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर पर्दे का संबंध इज्जत से है, क्योंकि जब लेखक ने प्रेमचंद जी को फटे जूतों में देखा था तब उन्होंने ये बात कही थी। वो कहना चाह रहे हैं कि जहां पर कुछ लोग इज्जत को अपना सब कुछ मानते हैं, सर्वस्व मतलब सब कुछ मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, यानी कि लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन हो जाती है, यानी कि वो अपनी इज्जत को कुछ नहीं समझते हैं। अगली पंक्ति है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। इसमें बताना है कि लेखक ऐसी बात क्यों कह रहा है। तो लेखक कहता है कि जो प्रेमचंद जी थे वो गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करे। ये लेखक का मानना है। उसने अनुमान लगाया है कि प्रेमचंद जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे और गलत को गलत कहने में झिझकते नहीं थे और वो गलत चीजों पे इतना दूर रहते थे कि उनकी तरफ हाथ का इशारा भी नहीं करते थे। वो लेखक के आगे कहता है, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को प्यार से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। अगला प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं?
जब लेखक ने प्रेमचंद की तस्वीर को देखा तो उनके मन में अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न हुए थे। तो इस पंक्ति में भी जो लेखक है वो क्या सोचता है, तो पहले लेखक प्रेमचंद के साधारण व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहते हैं कि खास समय में भी वो इतने साधारण हैं, तो साधारण मौकों पर भी ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। यानी कि एक पार्टी में जब आए हैं तो वो इतना जो खास समय है पार्टी का तो वो साधारण बन के आए हैं, लेकिन जो दैनिक जो जीवन है उसमें साधारण जब मौके होते हैं, यानी रूटीन की जो लाइफ होती है, दैनिक जो दिनचर्या होती है, उसमें वो कितने साधारण रहते होंगे। लेकिन फिर बाद में लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। अगला प्रश्न है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? यानी इसमें हरिशंकर परसाई जी जो एक व्यंग लिखा है, उसमें इस हरिशंकर परसाई जी की कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी हैं? तो लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। स्पष्ट वक्ता मतलब अपनी बात को साफ साफ कहता है। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, यानी उन्होंने जो बात की है वो व्यंग व्यंग के माध्यम से बिल्कुल साफ साफ कहा गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग्य की ओर व्यंग्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। यानी कि हमें और भी बातें उनकी अच्छी लगती हैं जिन जिन उदाहरणों का उन्होंने प्रयोग किया है। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो समाज में दिखावापन की प्रवृत्ति है, यहाँ पर उसको उभारा गया है। अगला प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? यानी कि किन रूपों में किया गया है, किस बात को दिखाने के लिए किया गया है? पाठ में टीले शब्द का प्रयोग मार्ग की बाधा के रूप में किया गया है। जो मार्ग में हमारी बाधाएं आती हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है उसके मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं। कोई लोग उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई उसको अलग अलग बातों से उसको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करता है, तो ऐसी कई बाधाएं होती हैं। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के द्वारा समाज की बुराइयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यानी उन्होंने जो समाज में बुराइयां देखी थी उनको उन्होंने अपने साहित्य में, अपनी कथाओं में, कहानियों में, उपन्यास में समाज की जो बुराइयां थी उसको सामने लाने की कोशिश की। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उम्मीद है आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।